हेलो एवरीबॉडी। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्लाइट्स एंड ऑयल। पहले हम बात करेंगे कि कैसे एयर इंडिया प्रेशर कर रहा है इंडिगो पर, हु हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया एंड क्या एयर इंडिया इंडिगो को टक्कर दे सकता है। और दूसरा कि कैसे इंडिया ऑयल में एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, लेकिन क्या इंडिया वो करने में सक्सेसफुल रहेगा। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स डिकोड। अब इंडिगो का Q1 फैब है, बट एयर इंडिया का डर भी साथ में है। इंडिगो ने हमेशा इंडियन स्काइज पे राज किया है 60% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ, और Q1 के रिजल्ट्स में भी सबको यही उम्मीद रही है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट होगा, लगभग 3500 to 4000 करोड़ का। लेकिन असली कहानी ये है कि इंडिगो के रिजल्ट्स के पीछे एक बड़ा साया है, और वो है टाटा के एयर इंडिया का। इंडिगो के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के पीछे क्या रीजंस है? पहले, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल दोनों बूमिंग है, तो जेट फ्यूल के दाम कंट्रोल में है, रुपी भी स्टेबल है एंड लोड फैक्टर्स हाई है, मतलब ज्यादा सीट्स भर रही है। प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है, स्पेशली इंटरनेशनल रूट्स पे। तो अब तक तो सब सही था, पर क्या अब एयर इंडिया सीरियस हो गई है? टाटा ग्रुप के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया ने गेम ही बदल दिया। 470 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, फुल सर्विस मॉडल विद प्रीमियम ऑफरिंग्स कर रहे हैं एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी पूरा फोकस है। एयर इंडिया चीप प्राइसिंग और बेटर एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन लेके आई है, स्पेशली ऑन रूट्स लाइक यूएस, यूके एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका सीधा असर इंडिगो पर पड़ रहा है, या तो प्राइसेस कम करना पड़ेगा उन्हें, या तो फिर कस्टमर को खोना पड़ेगा। अब हील प्रेशर की वार्निंग के बारे में समझते हैं। हील का मतलब होता है कि एक पैसेंजर से कितना पैसा कमा रहा है पर किलोमीटर। Q1 में स्ट्रॉन्ग यील्ड तो है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि Q2 और आगे प्रेशर आएगा, क्योंकि एयर इंडिया अग्रेसिवली कम्पीट कर रहे हैं और बाकी एयरलाइंस जैसे स्पाइस जेट और अकासा भी वापस एक्टिव हो रहे हैं। मतलब टिकट प्राइसेस नीचे जा सकते हैं और मार्जिन्स कंप्रेस हो सकती है। अब देखते हैं इंडिगो का Q1 रिजल्ट फॉर FY26। Q4 ऑफ FY25 में इंडिगो का नेट प्रॉफिट था 3067 करोड़, जो 62% ईयर ऑन ईयर जंप था, और टोटल रेवेन्यू था 22,152 करोड़, विच वाज अप बाय 24%। अब ऑफिशियली Q1 ऑफ FY26 के कंसोलिडेटेड नंबर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग रिजल्ट्स की डेट सेट कर दी गई है 30 जुलाई तक। अब एनालिस्ट के अर्ली कमेंट्री सजेस्ट कर रही है कि ऑल्दो फ्यूल कॉस्ट हैज कम डाउन, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज यील्ड और मार्जिन्स पे प्रेशर्स क्रिएट कर रहे हैं Q1 में। अब domestic market share around 64.4% in Q2 and likely similar in Q1 as well. Now, the expected Q1 trades are there is a higher capacity and volume, stable yields है, but वो थोड़े से under pressure है, and potential geopolitical risks are shaping the load factors. अब अगर एयर इंडिया की बात करें तो FY25 एंड रीसेंट Q2 के स्नैपशॉट की, तो FY25 में एयर इंडिया का रेवेन्यू था 78,000 करोड़, विच वाज अ 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, लेकिन नेट लॉस है 10,859 करोड़ का, जो लॉस बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर। अब डोमेस्टिक मार्केट शेयर इन Q1 ऑफ FY26 में 26.5% हो चुका है एंड Q2 में there is a slight rise of 26.7%. एयर इंडिया मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। $70 बिलियन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है, फ्लीट अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जून 25 क्रैश ने उसका टर्न अराउंड इमेज को हैवी सेटबैक दिया है। सेफ्टी और मेंटेनेंस अब की इन्वेस्टर कंसर्न्स बन चुके हैं। अब ग्लोबल एक्सपेंशन का असली वॉर अभी भी बाकी है। इंडिगो का प्लान है कि लो कॉस्ट ग्लोबल एयरलाइंस बनने का, लेकिन एयर इंडिया ऑलरेडी फुल सर्विस मॉडल में है, स्टार अलायंस का मेंबर है और उनके पास लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट भी है। वो यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में वापस आ रही है और डायरेक्टली इंडिगो के सपने को टक्कर दे रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स अभी कॉशियस है। इंडिगो का स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अभी देखो इंडिगो कैसे रिएक्ट करता है जब एयर इंडिया 2.0 के अगेंस्ट कम्पीट करेगा। टाटा ग्रुप एविएशन में ऑलरेडी सीरियसली इन्वेस्ट कर रहा है, और अब तो प्राइस वॉर्स, रूट ओवरलैप्स और मार्जिन कट्स होने के फुल चांसेस है। तो इस सब से हमारा क्या टेक अवे है कि Q1 नंबर्स तो अच्छे
आ सकते हैं इंडिगो के, लेकिन असली मजा तब आएगा जब इंडिगो वर्सेस एयर इंडिया का फुल ऑन डॉग फाइट शुरू होगा। क्या इंडिगो अपना लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर पाएगा या एयर इंडिया नए अवतार में मार्केट को किंग बनाएगा? ये सब देखने वाली चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं आज के दूसरे टॉपिक के बारे में। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है। रशियन क्रूड ऑयल चीप प्राइस पर खरीदना, उसे इंडिया के रिफाइनरीज में प्रोसेस करना और फिर वो रिफाइंड डीजल या जेट फ्यूल को यूरोप जैसे मार्केट्स में हाई प्राइस पर एक्सपोर्ट करना। ये स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रही। इससे ऑयल कंपनीज को अच्छे मार्जिन मिले और कंट्री को फॉरेक्स बेनिफिट हुआ। लेकिन अब ये मॉडल एक बड़ी दीवार से टकरा गया है, विच इज यूरोप के नए सैंक्शन रूल्स। अब यूरोप ने क्यों रोका है डीजल का शिपमेंट? स्पेन के एक पोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीजल का शिपमेंट वापस कर दिया क्योंकि उन्होंने ट्रेस किया कि ये डीजल रशियन क्रूड ऑयल से रिफाइंड है, चाहे वो इंडिया में ही प्रोसेस हुआ हो। यूरोप का कहना है कि अगर वो क्रूड ऑयल रशिया का हो तो चाहे भी कोई भी कंट्री में रिफाइन हुआ हो, वो अब उनके सैंक्शन के स्कोप में आता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इंडिया के एक्सपोर्ट को नुकसान होगा। इंडिया यूरोप को बहुत बड़े वॉल्यूम में डीजल बेचता था। अगर यूरोप ऐसे शिपमेंट्स रिजेक्ट करेगा तो रिफाइनरी कंपनीज जैसे रिलायंस, नायरा, IOCL, BPCL को मेजर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अब ऑयल आर्बिट्राज मॉडल टूट रहा है। रशिया से चीप क्रूड ऑयल लो, इंडिया में रिफाइन करो और यूरोप में महंगा बेचो। ये मॉडल चल रहा था। अब ये आर्बिट्राज का मॉडल क्वेश्चन मार्क में आ गया है क्योंकि ट्रैकिंग टाइट हो चुकी है। यूरोप अब ऑयल का ओरिजिन ट्रैक कर रहा है पेपर ट्रेल और ट्रैकिंग टूल से। इंडिया के रिफाइनरीज को क्रूड सोर्सिंग डिस्क्लोज करना पड़ रहा है जो पहले कॉन्फिडेंशियल होता था। अब इससे कौन कौन इम्पैक्ट हो रहा है? तो पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है। दूसरा नायरा एनर्जी जिसमें रॉसनेफ्ट व्हिच इज अ रशियन कंपनी का हिस्सा है, एंड द रिमेनिंग कंपनीज व्हिच इज IOCL, BPCL, HPCL जो सब रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है? तो यूरोप का फोकस है कि ये रशियन ऑयल इनडायरेक्टली उनके मार्केट में ना आए, इवन अगर वो रिफाइन होकर आ रहा है इंडिया से। इसीलिए अब वो इनडायरेक्ट फ्लोज को भी ब्लॉक करने लगे हैं जो पहले अलाउड थे। तो क्या क्या हो सकता है? पहले तो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा। रिफाइनरीज को अब ओरिजिन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मतलब क्रूड ऑयल कहाँ से आता है ये उन्हें सर्टिफिकेट में लिखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट शिफ्ट हो सकता है। इंडिया शायद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या एशिया की तरफ एक्सपोर्ट्स को डिवर्ट करेगा अगर यूरोप में एक्सेस मुश्किल हो गए तो। और क्रूड सेग्रीगेशन भी हो सकता है। रिफाइनरीज को अलग से रशियन एंड नॉन रशियन क्रूड ऑयल प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी हो शिपमेंट के ओरिजिन पर। तो ऑल इन ऑल इंडिया का आर्बिट्राज मॉडल जिसमें रशियन ऑयल से पैसे बनाए जा रहे हैं अब प्रेशर में है। यूरोप के नए सैंक्शंस इनडायरेक्ट फ्लोज को भी टारगेट कर रहे हैं जिसमें इंडिया का रोल है एक रिफाइनिंग हब का बन चुका है। अब इंडिया रिफाइनर्स को अपना स्ट्रैटेजी रीथिंक करना पड़ेगा वरना प्रॉफिट मार्जिन्स गिर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे टाटा केमिकल्स रिपोर्ट्स 68% jump in Q1 net profit, it beats the estimate. Tata Chemicals has reported the consolidated net profit of 2.52 billion rupees in Q1, significantly higher than 1.5 billion rupees in the same period last year, and the above analyst estimates of 1.83 billion rupees. But the revenue has declined to 37.2 billion rupees from 37.89 billion rupees year on year. उसके बाद हम देख सकते हैं that SBI Card reports mixed Q1 results with revenue growth but profit decline. जैसे SBI Cards and Payment Services reported Q1 results showing revenue growth to 48.8 billion rupees compared to 43.6 billion rupees in the previous year. However, the net profit declined to 5.6 billion rupees from 5.94 billion rupees year on year. Asset quality showed marginal improvement, with gross non-performing assets decreasing to 3.07% from 3.08% quarter on quarter, while net non-performing assets improved to 1.42% from 1.46% quarter on quarter. तो ऐसे ही अगर आपको भी कुछ न्यूज़ का अपडेट चाहिए तो आप हमारे प्रोडक्ट को और एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप वेयर द ओनली कलर इज लाइट रेड एंड डार्क रेड। आज बहुत ही ज़्यादा निफ्टी को हिट मिला है एंड दैट इज
बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, सब ने आज निफ्टी को नीचे खींचा है. वेयर वी कैन सी द टॉप लूजर फॉर टुडे इज बजाज फाइनेंस, व्हिच इज डाउन बाय 4.71%. बजाज ऑटो इज डाउन बाय 2.57%. हम देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइज इज डाउन बाय 2.24%. Bajaj Finserv is down by 2.29%. Infosys is down by 2.37%. NTPC is down by 1.68%. ONGC is down by 1.85%. So these are the top losers for today. Top gainers की बात करें तो Cipla is up by 3%. हम देख सकते हैं SBI Life Insurance is up by 2.15%. HDFC Life Insurance is up by 0.67%. Dr. Reddy's Laboratory is up by 0.98%. तो इंश्योरेंस सेक्टर और फार्मा सेक्टर को छोड़ के सारे सेक्टर्स आज रेड में ही बंद हुए हैं. उसके बाद अगर FIDI डेटा की बात करें तो एज ऑफ 24 जुलाई 2025 FI ने फिर से सेलिंग की है ऑफ 2133 करोड़ एंड DI ने भी बाइंग की है ऑफ 2617 करोड़. अगर बल्क और ब्लॉक डील की बात करते हैं तो एज ऑफ 24 जुलाई हमने देखा था बॉम्बे डाइंग में काफ़ी बाइंग हो रही थी. हम देख सकते हैं कि फोर्स मोटर्स में भी 88,000 क्वांटिटी का बाइंग हुआ है. उसके बाद अगर MTF इनसाइट्स पे जाते हैं तो एज ऑफ जुलाई 23, 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 90,719 करोड़, जिसमें 5,931 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,861 करोड़ पोजीशन लिक्विडेट हुए. द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 70 करोड़, जिसमें हाईली एक्सपोज स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, GFS, टाटा मोटर्स, TCS एंड माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स. उसके बाद if you look at the top deliveries for today, the top 5 deliveries are Axis Bank, HCL Tech, ICICI Bank, L&T and Tata Consultancy Services, which range from 81% to 70%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो हम जैसे देख सकते हैं कि निफ्टी तो आज गैप डाउन भी खुला एंड आज 225 पॉइंट्स से नीचे है निफ्टी एंड वी कैन सी अ वेरी बिग रेड कैंडल एज वेल. So if you look at the stats, Nifty opened around 25,010 and that was, it is high as well. उसका high भी 25,010 था, made a low of 24,806 and closed around 24,837. जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी ने उसका जो 50 EMA थे उसको भी ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे बंद हो चुकी है. निफ्टी का 50 EMA था 24,953 और वो क्लोज हुआ है 24,837 पे. सो वी कैन सी कि अब थोड़ा सा बेरिशनेस फिर से आ चुका है. उसका RSI भी गिर के हो चुका है 40. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 721 पॉइंट्स से नीचे है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,065, मेड अ हाई ऑफ 82,069, मेड अ लो ऑफ 81,397 एंड क्लोज्ड अराउंड 81,463. वो भी उसके 50 EMA के नीचे ही बंद हुआ है. तो अब वो 20 EMA और 50 EMA दोनों के नीचे है और उसका RSI भी गिर के हो चुका है 40. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो निफ्टी फार्मा को छोड़ के विच इज अप बाय 0.54%, बाकी सारे इंडाइसेस आज रेड में बंद हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हिट है वो है निफ्टी CPSE विच इज डाउन बाय 1.78%, PSU बैंक्स विच इज डाउन बाय 1.7%, कमोडिटीज डाउन बाय 1.5%, निफ्टी नेक्स्ट 50 is down by 1.56%, IT is down by 1.42%, mid cap is down by 1.39%, auto is down by 1.27%, realty is down by 1%. So आज इन सारे सेक्टर्स ने निफ्टी को खींचा है नीचे. So इससे समझता है कि हम फिर से एक बेरिश सिग्नल में चले गए हैं क्योंकि उसने 50 EMA को तोड़ा है. So that's it for today. We'll see how the market reacts. तो आपको क्या लगता है, will Reliance fight back and find newer markets, या तो फिर it's going to see an end of whatever the arbitrage opportunity was? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.